फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं शिशुनाग वंश से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो चलिए हम अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी जो है राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जो है वैशाली को भी राजधानी बनाया गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो अवंती की शक्ति जो है वो शक्ति को तोड़ देना था। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी पटना, अभी हम पटना बोलते हैं पाटलिपुत्र को। तो वो राजधानी बनी थी बिहार की। तो उसके साथ साथ वैशाली, जो जगह का नाम है वैशाली, वो उसको भी राजधानी बनाया गया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, उसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसकी शक्ति को जो है ना वो तोड़ देना था। इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट है हमारी दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में ही हुई थी। और वैशाली को जो राजधानी बनाया गया था, तो दूसरी बौद्ध संगति जो थी वो वैशाली में ही हुई थी। अब ये जो है काला शोक के बारे में जानकारियाँ थी कि दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में ही हुई थी। ठीक है, अब हम नंद वंश के बारे में आपको बात करने वाले हैं कि नंद वंश, हमारा नंद वंश का पहला पॉइंट है कि यह मगध का सबसे शक्तिशाली वंश था। ठीक है, नंद वंश जो है मगध का सबसे शक्तिशाली वंश था, जिसका पहला शासक जो है वो महापद्मानंद था। ठीक है, ये महापंदन लिखा गया, ये रॉन्ग है, यहाँ पे महापद्मानंद होगा, वो था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि इसने जो है एक रात की उपाधि ली थी, एक रात। ठीक है, एक रात की उपाधि ली थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि सबसे पहले कलिंग पर विजय इसी ने की थी। किसने? तो महापद्मानंद ने। ठीक है, जो पहला शासक था मगध का सबसे शक्तिशाली वंश नंद वंश का पहला शासक महापद्मानंद, उसको एक रात की उपाधि मिली थी और उसने सबसे पहले कलिंग पर जो है वो विजय प्राप्त की थी। ठीक है, सबसे पहले कलिंग पर जो है वो विजय प्राप्त जो है उसने सबसे पहले कलिंग पर जो है वो विजय प्राप्त किसने की थी? तो महापद्मानंद जी ने ही की थी। हमारा चौथा पॉइंट है कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ठीक है, धनानंद था। ये महापद्मानंद जो था वो नंद वंश का सबसे मगध वंश का जो है वही नंद वंश का सबसे पहला शासक था, और सबसे अंतिम शासक जो था नंद वंश का वो कौन था? धनानंद था। ठीक है, हमारा छठा पॉइंट है, सातवां पॉइंट है कि सिकंदर के आक्रमण जो है, सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था वो सिकंदर का आक्रमण वो 326 ईसा पूर्व के समय नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। जब सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था तभी जो है वो नंद वंश के शासक धनानंद का ही शासन काल चल रहा था। ठीक है, सबसे अंतिम शासक। ठीक है, हमारा आठवां पॉइंट है कि 322 ईसा पूर्व 326 में जो है वो सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 322 ईसा पूर्व या 323 ईसा पूर्व में जो है वो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है, चाणक्य ही नाम है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, उनका जो है वो शासक उनका जो शिष्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनका शिष्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की जो है वो हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये जो है धनानंद की हत्या हो गई थी और उसके बाद धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की किसने? तो 322 ईसा पूर्व या 323 ईसा पूर्व में चाणक्य के जो है का जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने धनानंद जो नंद वंश की जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो नंद वंश की समाप्ति यहीं से हुई। अब जो है हम उसकी धार्मिक क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो धार्मिक क्रांति 6ठी सदी ईसा पूर्व चीन में जो है कन्फ्यूशियस राजा फुत्से, ईरान में जो है वो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र के साथ भारत में उनकी समकालीन महावीर और बुद्ध ने धार्मिक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण जो है वो प्रयास किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रयास की। ठीक, यानी धार्मिक क्रांति के बारे में अब हम इसके धार्मिक क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं कि 6ठी सदी में जो है छठी सदी ईसा पूर्व में जो है वो चीन में कन्फ्यूशियस जो थे वो राजा फुत्से,
वो ईरान में जो है फारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र के साथ जो है वो भारत में उसकी समकालीन महावीर और बुद्ध ने जो है वो धार्मिक परिवर्तन लाने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया था। ठीक है, इनकी धार्मिक क्रांति हुई थी इन सभी चीज़ों से। और फिर जो है धार्मिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण भाग अब हम इनके बताने जा रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण भाग जो थे वो दर्शन थे, वेदांग थे, उपवेद थे। तो दर्शन 6 थे, वेदांग 6 थे और उपवेद जो है वो 4 थे। अब हम वेदांग पढ़ाने जा रहे हैं आपको। उसका पहला पॉइंट ये पहला है कि यह जो क्षेत्र है वो घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये और 6 वेदांग अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला वेदांग शिक्षा था, यानी उसका स्वर विज्ञान शिक्षा में था, शिक्षा में विज्ञान। ठीक है, कौन सा शिक्षा में क्या था, तो स्वर विज्ञान था। कल्प यानी कर्म कांड। ठीक है, तीसरा था व्याकरण यानी शब्दों की मीमांसा करने वाला। प्रथम व्याकरण, अष्टाध्यायी पानी की, इस पर भाषा, कुंजिका, महाभाष्य, पतंजलि, ये सब जो है था इन व्याकरण में, इनके 6 में से तीसरे में। ठीक है, उसके बाद जो है निरुक्त जो है वो प्रथम भाषा शास्त्र व्युत्पत्ति विज्ञान। ठीक है, निरुक्त में क्या था, तो प्रथम भाषा शास्त्र यानी व्युत्पत्ति विज्ञान। रचनाकार इसका यास्क था, वो था। फिर 5वां जो छंद था उसका, 5वां वेदांग क्या था, छंद था। उसका अर्थ था मंत्र को लयबद्ध तरीकों से पेश करना। ठीक है, और छठा सबसे अंतिम ज्योतिष था, यानी खगोलीय विज्ञान। ज्योतिष में क्या था, तो खगोलीय विज्ञान। अब उपवेद हम पढ़ाने जा रहे हैं, 4 थे उसके। ठीक है, पहला जो है वो यह क्षेत्र घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, ये भी क्षेत्र। और आयुर्वेद, पहला आयुर्वेद था, चिकित्सा संबंधित संकलनकर्ता। ठीक है, ये था पहला उपवेद। संकलनकर्ता प्रजापति या ब्रह्मा, ये थे उनके। आयुर्वेद था सबसे पहला। उसके बाद दूसरा था धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद यानी युद्ध संबंधित बातें उसमें हुआ करती थी। संकलनकर्ता इसका था विश्वामित्र। तीसरा था गंधर्ववेद। ठीक है, जो संगीत कला का था, से जुड़ा हुआ था। इसका कर्ता था, संकलनकर्ता नारद जी थे। ठीक है, चौथा था शिल्पवेद, जो कि भवन निर्माण से जुड़ा हुआ था। इसका संकलनकर्ता विश्वकर्मा थे। ठीक है, अब दर्शन पढ़ाने जा रहे हैं 6, कौन कौन से थे। पहला था सांख्य दर्शन, जो कि प्राचीन दर्शन से जुड़ा हुआ था। उसका प्रणेता जो था वो ऋषि था, कपिल ऋषि थे। दूसरा जो था दर्शन वो न्याय दर्शन था, जो तर्क पर बल से जुड़ा हुआ था। उसके प्रणेता जो थे वो गौतम ऋषि थे। तीसरा दर्शन वैशेषिक दर्शन था। दर्शन का आधार पदार्थ से जुड़ा हुआ था। प्रणेता उसके जो है वो कनाद जी थे, जिसकी भौतिक शास्त्र में जन्म यहीं से हुआ था। फिर अब हम पढ़ाने जा रहे हैं उपरोक्त तीनों दर्शन जो थे, ये 6 दर्शन थे। प्रणेता गौतम ऋषि, ये फिर प्रणेता ये जो थे कनाद, ये सब। फिर यहाँ से 3 दर्शन यहाँ से थे। ठीक है, प्राचीन दर्शन, तर्क दर्शन, ये सब न्याय दर्शन, ये सब थे। फिर कपिल ऋषि, प्रणेता, ये सब भी एक दर्शन ही थे। ठीक है, उपरोक्त तीनों दर्शनों में से जो थे इसके प्रणेता सब थे। उपरोक्त तीनों दर्शनों के अनीश्वरवादी थे। ठीक है, अब हम चौथा दर्शन योग दर्शन, सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणेता उसके पतंजलि। योग दर्शन अभी भी पतंजलि योग दर्शन यानी बाबा रामदेव जो योग करवाते हैं वो पतंजलि से जुड़े हुए हैं। वो योग दर्शन पहले से ही चला आ रहा है। अब 5वां है पूर्व मीमांसा, जो कि मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण वेद को माना। प्रणेता उसके जैमिनी थे। ठीक है, ये सारे 6 वेद है उसके प्रणेता थे ये सभी। उसके बाद जो है छठा और अंतिम था, कौन सा था, तो उत्तर मीमांस या वेदांत। ठीक है, उसके प्रणेता वाद नारायण थे। ठीक है, अब
उपयुक्त तीनों दर्शन ईश्वरवादी थे, ठीक है, वो सब जो थे वो सब ईश्वरवादी थे। छठी सदी ईसा पूर्व में जो है, छठी सदी ईसा पूर्व में जबकि भारत राजनीति के क्षेत्र में अखंडता के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी एक लघुकालिक, ठीक है, तभी एक लघुकालिक लहर दूसरी दिशा में उठी, जिसका लक्ष्य जनता के बौद्धिक व आध्यात्मिक जीवन का सुधार करना था। वह आंदोलन पिछले समय से धीरे धीरे पनप रहे आंतरिक विद्रोह के बाहरी रूप था, ठीक है, और यह धारा उस समय के विश्व विकास धारा के पूर्णतः अनुरूप था, ठीक है। इसका जो है वो प्रकटीकरण जो है वो बौद्ध, जैन जैसे कई उदारवादी धर्मों के माध्यम से जो है उसका उदय हुआ था, ठीक है। यहाँ बताने जा रहा है कि छठी सदी में ये सब जो थे ये वंश सब छठी सदी के ही थे। तो छठी सदी ईसा पूर्व में जब कि जो भारत राजनीति के क्षेत्र में अखंडता के लिए संघर्ष कर रहा था छठी सदी में, तो यह एक लघुकालिक लहर जो थी वो दूसरी दिशा में उठी थी। छोटी सी एक लहर थी, छोटे समय के लिए वो दूसरी दिशा में उठी थी, जिसका लक्ष्य जनता के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन में सुधार करना था, ठीक है। वह आंदोलन पिछले समय से धीरे धीरे पनप रहे आंतरिक विद्रोह का बाहरी रूप था, और जो है यह धारा उस समय के विश्व विकास धारा के पूर्णतः अनुरूप ठीक है। इसका प्रकटीकरण बौद्ध, जैन जैसे कई उदारवादी धर्मों के माध्यम से जो है उसका उदय हुआ, ठीक है। तो ये सभी छठी सदी के कुछ लघुकालिक लहर थे, ये वंश और ये उसके सभी दर्शन वेदांत सब कुछ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपके लिए, जो है शिशु नागवंश का, कालशोक और नंद वंश का सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू।